का एहसान है हम लोगों पे हर आन। ऐ रहमत रमजान, ऐ रहमत रमजान, ऐ रहमत रमजान, ऐ रहमत औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मातली से लेके हैदराबाद, हैदराबाद से लेके कराची, तमाम पाकिस्तानियों को, खुसूसन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं शाहीन की परवाज़, आपके मेज़बान फराज अकबर शाहीन के साथ। नाज़रीन, आपको पता है आज मौला की विलादत का दिन है, मौला हसन की विलादत का दिन है। नवासा रसूल जिगर गोशाए बतूल, नवासाए रसूल जिगर गोशाए बतूल, हैदर कर्रार के आंगन का फूल, हैदर कर्रार के आंगन का फूल, सरदार जन्नत इमाम हसन अलैहिस्सलाम का आज यौम इलादत। मातली से लेकर हैदराबाद, कराची, तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम मुसलमानों को, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। नाज़रीन, आपको पता है हमारे पास हर प्रोग्राम में शाहीन की परवाज़ में हमारे खुसूसी मेहमान मौजूद होते हैं। मैं उनका तारुफ़ कराने से पहले तो मैं ये माज़रत करूँगा कि हम आज थोड़ा कोई टेक्निकल फॉल्ट की वजह से आपके सामने देर से हाज़िर हुए, माज़रत ख्वाह हैं, क्योंकि मुझे पता है मेरे हैदराबाद और मातली और बदीन में लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं शाहीन की परवाज़ फराज अकबर शाहीन के साथ 10:10 पे टेलीविज़न के सामने। तो हम आपसे फिर माजरत पाएँ। तू शाही है परवाज़ काम तेरा, तू शाही है परवाज़ काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। नाज़रीन, मैं तारुफ की तरफ जाऊंगा। हमारे पास पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा डिप्टी सेक्रेटरी हैं वुमेन विंग सिंध की, मेंबर रिसर्च कोऑर्डिनेटर सेल बिलावल हाउस कराची, मेंबर सेंट्रल इलेक्शन सेल पीपल्स पार्टी की एक्टिविस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम अनीला अंसारी साहिबा, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। थैंक यू। नाज़रीन, हमारे साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से जिनका ताल्लुक़ है, एमपी हैं वहाँ की फ़रा सुहेल साहिबा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? यहाँ हमारे पास मजहबी स्कॉलर हैं बिलाल फ़ातिमा बिलाल खाकी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। और हमारे पास नातफ़ा हैं, बेटा मैं फिर नाम भूल जाता हूँ, फ़ातिमा, सैयदा गौहर फ़ातिमा। गौहर फ़ातिमा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? खैरियत से हैं? हम ना होंगे शायद पर अगले साल भी आएगा रमज़ान, हम ना होंगे शायद पर अगले साल भी आएगा रमज़ान, दर हकीकत रमज़ान नहीं इंसान है मेहमान, दर हकीकत रमज़ान नहीं इंसान है मेहमान। जी मेरी प्यारी बहन, आपकी तरफ आऊँगा अनिला साहिबा। माशाल्लाह रमज़ान में आपकी क्या रूटीन है, क्या हॉबीज़ हैं? फलाही काम भी सुना है आप माशाल्लाह बहुत करती हैं। जी जी जी। सबसे पहले अहम चीज़ है इबादत, जो अल्लाह ताला ने हमें इतना ब्लेस महीना दिया हुआ है, जब हर चीज़ जो है वो 70 गुना हो जाती है आपकी इबादत का सवाब, तो वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। और हमारी फैमिली और शुरू से हम बचपन से जो है ना वो बड़े रमज़ान को जब आता है तो एक सेलिब्रेशन होती है, बड़ा घर को जो है वो रमज़ान की डेकोरेशन करते हैं। उसके बाद जो है वो तरावियाँ इबादत, जब अक्सर शोज़ में भी जाना होता है तो फिर रात में तरावियाँ पढ़ रहे होते हैं। आज की अगर मैं आपको एक्टिविटी बताऊं तो आज मैं सरजानी टाउन में 3 हैंड पंप्स की ओपनिंग कर आई। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी, रोज़ी कोट और शाहबेग उस साइड पे, और ये तैसर टाउन ब्लॉक 2 की तरफ ना। उसके बाद जो है वो एक ऑर्फनेज में जो है वो बच्चों के साथ अफ्तारी का प्रोग्राम था। अभी आपके उसमें फिर घर जाके इबादत टाइम शुरू होगा। जी हाँ माशाल्लाह। तो माशाल्लाह। फिर दोपहर में क्योंकि बिलावल हाउस जाना होता है, हमारा रिसर्च एंड कोऑर्डिनेशन सेल का ऑफिस है, तो वो हम भुट्टोइज़म के ऊपर जो है ना वो रिसर्च करते हैं। और पार्टी की जितनी एक्टिविटीज़, लीडर्स के स्टेटमेंट्स होते हैं, पार्टी के लीडर्स के बयानात, और जो हमारी
भुट्टो साहब से लेके अब तक की हिस्ट्री है उसके ऊपर जो है ना वो हम लोग काम करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, एक छोटी सी ख्वाहिश है हैदराबाद की आवाम की और ख़ास तौर पे इंटीरियर की आवाम की। आपको पता है कि हैदराबाद का एयरपोर्ट सालों से बंद है। दो आई थिंक 2005 से या 2007 से बंद है और वहाँ की आवाम को कराची आके फ़्लाइट लेके जाना पड़ता है। जब आप बैठी हैं तो इसका फ़ायदा हमें उठाना चाहिए कि इसमें आप भी कोई आवाज़ उठाएं ना कि हैदराबाद का एयरपोर्ट ओपन होना चाहिए ताकि वहाँ के लोगों को सहूलत मिले। बिल्कुल सही कह रहे हैं और ये एक अच्छी आपकी सजेशन भी है और लोगों की जो ख्वाहिश है वो भी बहुत अच्छी है। अभी देखिए हमारी जो इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर हैं एंड ट्रांसपोर्ट के शर्जील इनाम मेमन, आप देख रहे हैं कि लास्ट 1 ईयर से जब से ये न्यू गवर्नमेंट आई है बहुत एक्टिवली जो है वो ट्रांसपोर्ट के लिए जो है वो काम कर रहे हैं, ना सिर्फ कराची में बल्कि ऑल ओवर सिंध में। तो मेरा ख्याल है कि ये भी एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। ये बेशक फेडरल गवर्नमेंट से रिलेट करता है बट ये है कि एमपीए साहिबा भी साथ बैठी हैं तो लेजिस्लेशन तो ये लोग करते हैं असेंबली में, तो ये जो है वो ज़रूर आगे ये अपना जो है वो प्रिविलेज मोशन भी दे सकती हैं आगे कि भाई ये एक होना चाहिए। और देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो है वो आवाम के लिए काम करने के लिए दिन और रात जो है ना वो जुटी हुई है और काम कर रहे हैं कि आवाम की वेलफेयर, आवाम के जितनी हम जो है वो रिलीफ दे सकें। बेशक कराची की और सिंध की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से जो है वो बढ़ रही है, तो उसके बावजूद भी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध और चेयरमैन बिलावल भुट्टो की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक जो हमारी सिंध काबीना है, हमारे जो वुज़रा हैं वो दिन और रात काम कर रहे हैं, आवाम के लिए प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं और ये एक अच्छा जो है आपकी तरफ से एक आइडिया है और इसके ऊपर काम होना चाहिए। और मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँचेगी मैं ज़रूर पहुँचाऊँगी और आवाम को वो रिलीफ मिलनी चाहिए। बिल्कुल मिलनी चाहिए क्योंकि देखिए हम जहाँ से बिलोंग करते हैं वो है PS 63 लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 10 हैदराबाद। ठीक है, वहाँ से जो हमारे पास सीट है वो ना मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की है ना पीपल्स पार्टी की है, तो वहाँ से सीट जो है PTI की है। तो वहाँ अब वहाँ के लोग जो हैं वो बेयारो मददगार हैं और वो सवाल करते हैं कि हम क्या करें, रोड टूटे हुए हैं, कब्रिस्तान बदहाली का शिकार है, मंशियात लोग वहाँ बैठ के मंशियात का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब आपकी मौजूदगी होती है ना तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ तक आवाज़ पहुँचे, शाहीन की आवाज़ हुक्काम वाला तक पहुँचे आपके तवज्जुह से। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हमारा जो रिसर्च एंड कोऑर्डिनेशन सेल है, जो हमारा डेली का काम हो रहा होता है कि जो आवाम के मसाइल हैं उनको पोस्टों और टैक्स के और डिजिटल मीडिया के थ्रू जो है वो प्रोमिनेंट किया जाए और जो हमारी लीडरशिप है उस तक भी ये चीज़ पहुंचाई जाए कि देखिए लगे हुए हैं, काम हो रहा है पर बहुत सी जगहों पे काम होना बाकी है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए PTI की या जो उस जमात की आप बात करते हैं उनको तो इंतशार ही से फुर्सत नहीं मिलती है कि वो आवाम के मसाइल के ऊपर जो है ना वो तवज्जो दे सकें। बेशक पीपल्स पार्टी या MQM की वो सीट नहीं है पर जो इस वक्त वहाँ पे हैं वो आगे अपनी आवाज़ तो वैसे तो वो हर वक्त बुलंद कर रहे होते हैं, नेशनल असेंबली में हंगामा करना हो, प्रोविंशियल में कर रहा हो, पर आवाम के लिए जब हंगामा करेंगे, आवाम के लिए आवाज़ उठाएंगे तो ज़रूर जो है देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा मुफाहमत के साथ और जमहूरी अंदाज में जो है ना पार्टी चलती है और हर एक को ऑन बोर्ड, हर जमात को ऑन बोर्ड लेते हैं, ना सिर्फ प्रोविंशियल लेवल पे बल्कि फेडरल लेवल पे भी। तो ये मसाइल हैं। देखिए कराची एक बड़ा सिटी है, उसके बाद हैदराबाद सिंध का बड़ा सिटी है, तो जिस तरीके से पॉपुलेशन साइज़ बढ़ रहा है, कमर्शलाइज हो रहे हैं, तो मसाइल भी बढ़ रहे हैं, उनके ऊपर जो है वो तवज्जो है। मेरा ख्याल है कि आने वाले वक्त में ये जो और जो मसाइल रह गए वो भी हल जो हैं वो जल्द होंगे। जी इंशाल्लाह बिल्कुल हल होंगे। मैं आऊँगा फराज सोहेल साहिबा आपकी तरफ। अब जब आप लोग सब बैठे हुए होते हैं तो मेरा दिल चाहता है मैं अपने मसाइल और अपना दिल खोल के अपने लोगों का आपके सामने रख दूं। देखिए हैदराबाद में कब से नियाज़ स्टेडियम में क्रिकेट बंद है और वहाँ क्रिकेट आज तक नहीं हो रही, क्या PSL का एक मैच हैदराबाद को नहीं मिल सकता? बड़ी अच्छी बात कही आपने और बिल्कुल आपकी बात यहाँ पर तो मैंने सुनी है, बल्कि आवाम की जो बात है वो हमने असेंबली में भी आवाज़ उठाई है। हमारे साबिर भाई वहाँ के MP हैं, जी मैं जानता हूँ, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं साबिर कायम खानी भाई। जी साबिर भाई, तो उन्होंने असेंबली में आवाज़ उठाई है और स्टेडियम को दोबारा से कि उसमें मैच खेला जाए और ख़ास तौर पे PSL के मैच वहाँ पर करने के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई है। और हमें और आप भी खुश हो जाएं
کہ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش یہی ہے کہ ہم آواز اٹھاتے رہیں اور اس دفعہ اس مرتبہ وہاں PSL میچ ضرور ہوگا انشاءاللہ کوشش تو ہے، اور ہم نے بہت کوشش کی ہے، اور ہم نے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب سے بھی یہی کہا ہے کہ بھئی وہاں پر آپ اسٹیڈیم کو دوبارہ سے تھوڑا رینوویٹ کیا جائے، اس کو اب جو بدتر صورتحال ہے اس کو تھوڑا سا بہتر کیا جائے، تاکہ وہاں کے لوگ بھی کرکٹ کے اتنے شوقین ہیں. کرکٹ ایک ایسا کھیل ہے کہ بچے سب سے کو لے کر متحد کر دیتا ہے. جی متحد کرتا ہے، اور آپس میں محبت اتحاد نظر آتا ہے اس گیم کو دیکھتے ہوئے. تو PSL میں لوگ ویسے اتنا انٹرسٹ لیتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہاں کے نوجوان اور بوڑھے، بلکہ لڑکیاں بھی آج کل تو بڑی کرکٹ کی شوقین ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہم بالکل اپنے آواز اٹھائیے اور یہ ضرور ہوگا. اور رمضان میں کیا ہابیز ہیں آپ کی؟ رمضان میں ہمارے تو اب صوبائی اسمبلی کے اجلاس بھی چل رہے ہیں. دوسرے یہ کہ عبادت کا مہینہ ہے، جیسا کہ انیلا نے کہا. عبادت کے ساتھ ساتھ خدمت بھی چل رہی ہے لوگوں کی، اور MQM پاکستان فلاحی کاموں میں بھی ماشاءاللہ بہت آگے ہے. اور کچھ لوگوں کی ایسے جو مخیر حضرات ہیں وہ بھی ہماری طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں، اور پھر ہم ایسے لوگوں کو جن کو ضرورت ہے راشن کی یا دوسری چیزوں کی، تو وہ ہم پھر ان کو پرووائڈ کرتے ہیں. اور کوشش یہی ہے. تو جیسے ہی رمضان شروع ہوا تھا تو اس پہ کافی کام ہو رہا ہے، اور اب وقفے سے لوگوں کو بلا کر ان کی مدد کی جا رہی ہے، اور گھر پہ پہنچایا جا رہا ہے. ٹاؤن کے توسط سے گھروں پہ بھی پہنچایا جا رہا ہے جن کو جو ضرورت مند ہے. جی بالکل آپ نے صحیح کہا. اصل میں دیکھیں ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ ہم اگر کوئی چیز دے رہے ہوتے ہیں تو جب تک اس کی کوئی تصویر نہ بن جائے، کوئی ویڈیو نہ بن جائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم جو ہے وہ لوگوں تک تقسیم کرتے ہیں. لیکن اس میں وہ طبقہ ہمارا پستا ہے جو سفید پوش طبقہ ہے. بالکل. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ ایک ہاتھ سے دیا جائے اور دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. تو اس پہ بھی میں بھی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ میری ایک چھوٹی سی جناب محترم جناب اظہر علی شاہین میرے جو والد ہیں وہ اس دنیا میں موجود نہیں ہیں. انہی کے نام سے شاہین ایک دانہ پروگرام ہم کرتے ہیں، اور فی سبیل اللہ لنگر جو ہے وہ حیدرآباد میں ہوتا ہے. لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کی کوئی ویڈیو، کوئی کلپ ایسی نہ ہو کہ لوگوں تک پہنچے، کیونکہ یہ بندہ جانے اور اس کا اللہ جانے. آپ مجھے جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں. ہمارے پاس ایک بہت خوبصورت اور بہت نالج والی ماشاءاللہ مذہبی اسکالر ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی میری پیاری بہن، آپ بتائیے آج یوم ولادت مولا حسن کا ہے، اس پہ کچھ میں روشنی ڈالنا چاہیے. آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت آپ سب کو جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ظاہر ہے یہ ان ہستیوں کا ذکر ہے کہ جن کے میں کہتی ہوں کہ جن کے لیے کائنات وجود میں آئی ہے، اور ان کے لاڈلے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بھی، اور جتنے بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں اور جو دیکھنے والے ٹرانسمیشنز میں جہاں جہاں یہ ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے، ان سب کو میری جانب سے امام علیہ السلام کی جو ہے ولادت بہت مبارک ہو. آج کا جو دن ہے، جیسے کہ میں گفتگو سن رہی ہوں سیاست کے حوالے سے، تو دیکھیں یہ جو آپ نے سیاست نہیں، یہ آپ اسے عوامی مسائل فلاحی باتیں، سیاست پہ تو کوئی گفتگو نہیں کرتے، اس کو عوامی مسائل عوامی مسائل دیکھیں سیاست سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں نا. پہنچ جائے. جی دیکھیں جو سیاست تو کوئی ایسی کوئی الگ چیز نہیں ہے. جو میں یہی کلیریفائی کرنا چاہتی تھی کہ دین سے ہٹ کے کوئی بھی چیز نہیں ہے. روحانی جتنے بھی معاملات ہیں وہ تمام دین سے ریلیٹڈ ہیں. جب تک بندے کے اندر اخلاص نہیں آتا ہے اور اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ہوتی ہے، اور وہ فلاحی کام کر ہی نہیں سکتا ہے. یہ اللہ کی توفیق پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اللہ پاک کس کے دل کے اندر وہ درد ڈال دیتا ہے. کہتے ہیں جب تم زمین والوں پہ رحم کرتے ہو تو اللہ پاک تم پہ رحم کرتا ہے. تو امام علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں، ان کی جو زندگی ہے، تو اس پہ ہی ہم بات کریں گے. اور ہم دیکھیں گے کہ ان کی جو زندگی ہے، کہ جب وہ تشریف آوری ان کی ہوتی ہے، اگر ہم اس دور میں جاتے ہیں 1400 سال پہلے کا زمانہ ہے، تو جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، اور جن کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ جس نے میرے نبی کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، اور جس نے مجھے راضی کیا تو وہ جنت اس پہ واجب ہے. تو ہم ہر وقت ہر لمحہ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں، فلاحی کام کرتے ہیں. یہ جو بھی عمل ہم کرتے ہیں، ہمارا جو منزل ہوتی ہے اور جو ہمارا مقصود ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رضا.
اللہ کی خوشنودی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ چل کے اور ان کی محبت کو اپنا کے، اور انہوں نے جن سے محبت کی ہے ان کی محبت کو اپنا کے ہم اس پہ عمل کر سکتے ہیں۔ تو ہم اگر یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اہم کون لوگ ہیں، تو وہ بالکل واضح نظر آتا ہے کہ وہ اہل بیت اطہار، وہ اہل بیت اطہار کی جو ہستی ہیں مائی صاحبہ خاتون جنت، ان کے گھر کے جو پہلے چشم و چراغ ہیں وہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو آج ولادت ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جو اتنے سالوں کی جو سختیاں تھیں، وہ سختیوں کے بعد، اتنی تکلیفوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں یہ خوشی آتی ہے، خوشی کی کرن بن کے امام حسن علیہ السلام آتے ہیں، اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ مسکراہٹ آتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان دیکھیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ مسکراہٹ لانے کی وجہ ہو، جو مولا علی کائنات کے چہرے پہ مسکراہٹ لانے کی وجہ ہو، جو مائے صاحبہ خاتون جنت کے چہرے پہ خوشی لانے کی وجہ ہو، تو ان ہستی کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو کتنی بھی بات کریں، میں سمجھتی ہوں یہ پروگرام کم پڑتا ہے، وہ قلم کم پڑ جاتے ہیں، وہ کتابیں کم پڑ جاتی ہیں۔ سبق صرف یہ ہے کہ جو اللہ کا دیا ہوا حکم ہے، ہماری صرف یہ کوئی باتیں نہیں ہیں، کوئی لفاظی نہیں ہے، ہم اگر پیغام کو لیں تو ہم اللہ کے حکم کو لیتے ہیں۔ بات ہم اگر اللہ کے حکم پہ آتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان الحمید میں ہم سب کو حکم دیا ہے، تمام امت مسلمہ کا حکم دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ فرما دیجئے، میرے محبوب، ترجمہ ہے اور میں اس کو تھوڑا مفہوم پیش کروں گی اس کا، کہ فرما دیجئے میرے محبوب ان لوگوں سے کہ جو ایمان لے کر آئے ہیں کہ مجھے اس تبلیغ و رسالت پہ، یعنی کہ کوئی اپنے محبوب نہیں دیتا نا، اللہ کہتا ہے کہ مجھے، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے تبلیغ رسالت پہ کوئی اجرت نہیں چاہیے سوائے قرابت کی محبت، یعنی کہ جو میرے قرابت دار ہیں ان سے عشق کیا کرو، ان سے محبت کیا کرو۔ تو آج ہمیں امت مسلمہ کو یہ ایک پیغام ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے، کہ آج ہمارے عمل میں، کردار میں جو اخلاص نہیں ہے، ہمارے گھروں میں جو بے برکتی نہیں ہے، اور ہمارے دلوں میں جو سکون نہیں ہے، اور کہیں پہ بھی اگر ہم زندگی کے میدان میں گرتے ہیں تو ہمیں فوراً غور کرنا چاہیے، کیا ہم ان چیزوں سے جڑ گئے ہیں جو میرے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ وہ دو چیزیں ہیں قرآن اور اہل بیت۔ ہم نے قرآن کو تو پڑھ لیا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، مسجدیں بھر جاتی ہیں، ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت ہونے لگتی ہے، لیکن وہ اہل بیت اطہار کہ جن سے جڑنے کا حکم دیا ہے کہ جب تک تم ان کی محبت کو دل میں نہیں گھر کر لیتے ہو، جب تک ان سے قرابت، ایسی محبت، مودت یعنی کہ مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، ایسی محبت اہل بیت سے اگر تمہاری نہیں ہوتی ہے تو تمہارے ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اس کے لیے ایک شعر کہوں گی، میرے مرشد کریم نے کہا ہے، ہاں بالکل یہ پڑھیں گی، اس کے بعد پھر ہم بات کو کنٹینیو کریں گے۔ میرے مرشد پاک فرماتے ہیں، بہت خوبصورت شعر ہے، کہ وہ فرماتے ہیں کہ پنجتن سے جو غفلت کی بھول کرے، پنجتن سے جو غفلت کی بھول کرے، خدا اس کی عبادت نہ کبھی قبول کرے، خدا اس کی عبادت نہ کبھی قبول کرے، کرتا رہے ہزار سجدے محمود، سب دکھاوا ہے سب فضول کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی انینا انصاری صاحبہ، میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، ہیلتھ میں تو ماشاءاللہ پیپلز پارٹی نے بہت اچھا کام کیا ہے، آج کل پانی کی جگہ جگہ مسائل ہیں، اس پہ بھی کام ہو رہا ہے، کوششیں ہو رہی ہیں؟ جی اس کے اوپر کافی ہو رہا ہے۔ ابھی میئر کراچی نے جو بہت تیزی سے، ابھی ایسا مجھے اس کی اتنی ایگزیکٹلی نہیں پتہ ہے، بٹ یہ ہے کہ کراچی میں جہاں سے پانی آ رہا ہے کینجر جھیل سے، تو وہاں سے انہوں نے کوئی ایک لائن دی ہے۔ اب پانی کی میرا خیال ہے کہ آنے والے وقت میں جو ہے، جو کمی ہے، پریشانی ہے، وہ دور ہوگی۔ میئر کراچی اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس ہیں، اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور ہب ڈیم سے بھی کوئی ایک لائن اور شاید پیرل دے رہے ہیں کہ جس سے کراچی کے لوگوں کی جو پانی کا مسئلہ ہے وہ حل ہو۔ دیکھیں، اس میں آپ کو ایک بات یہ بتاؤں، جو ہم بچپن سے بھی دیکھ رہے ہیں، یہ جو کمرشلائزیشن ہوئی ہے نا اتنی زیادہ، کہ جہاں پہلے ایک گھر، آپ نارتھ کراچی کی یا نارتھ ناز آباد کی بات دیکھیں،
वहाँ पे जो बेंगलोज होते थे जहाँ पे 10 या 12 या 15 लोग एक फैमिली के रहते थे, अब वहाँ हाई राइजेस हो गए। ये जो इतनी मेगा कमर्शलाइजेशन हुई है, कंस्ट्रक्शन हुई है, बिल्डिंग्स बनी है, अब उसी के अंदर जब आपने 8-8 फ्लोर्स जो हैं वो बना दिए हैं, अब 1000 लोग तो रह रहे हैं, तो फिर पानी की परेशानी तो होनी है। तो मुझे लगता है कि एक तो पॉपुलेशन भी एक हमारा इंडिकेटर है, और देखिए काफ़ी वक्त से जो है वो हमने देखा कि फ्लड्स भी आए, हैवी रेन्स भी हुई, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डैमेज हुआ। पर अब इसके ऊपर जो मुर्तज़ा वहाब साहब हैं, अगर आप उनको अपने प्रोग्राम में मधु करें तो मेरा ख्याल है कि वो एग्जैक्टली आपको मैं लाइव उन्हें जो है वो दावत दे देता हूँ ज़रूर ज़रूर। जी जी, मुर्तज़ा वहाब आप हमारे मुर्तज़ा वहाब साहब आप हमारे प्रोग्राम में ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। अनीला सुहेल हमारी सिफारिश करेंगी, अनीला अंसारी अनीला अंसारी हमारी सिफारिश करेंगी। नहीं, ज़रूर ज़रूर, क्योंकि वो काफ़ी दिन और रात काम कर रहे हैं। अभी आप लोगों ने जैसे नियाज़ स्टेडियम की बात की, कराची में PSL बड़ा शानदार जो है वो उसकी इनाग्रेशन हुई, और काफ़ी स्टेडियम जिसमें देखिए अब मैं बच्चियों को भी देख रही हूँ कि लियारी में जो है वो फुटबॉल की बच्चियों की टीम है। चेयरमैन ने खुद जो है वो उस स्टेडियम की जो है चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने जो है ओपनिंग की, और खेलों के ऊपर ख़ास तौर पे तवज्जो दी जा रही है। और जो हमारे स्पोर्ट्स के मिनिस्टर हैं उन्होंने मुझे लगता है कि फोकस्ड हैं कि यूथ को ख़ास तौर पे इस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व किया जाए, और वो स्टेडियम्स या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस या वो ग्राउंड्स बनाए जाएं जहां कराची के बच्चे, और अब तो ख़वातीन जो हैं और बच्चियां हर जगह शाना बशाना हैं। अब पिंक स्कूटीज़ भी आ गई हैं, पहले मर्द जो है वो बाइक की सवारी करते थे, अब ख़वातीन भी इक्वली जो है वो उसमें आएंगी। तो स्पोर्ट्स के ऊपर भी जो है वो काफ़ी तवज्जो है, और मुर्तज़ा वहाब साहब को आप बुलाएं, वो आपके मेयर हैं, वो ज़्यादा आपको इस पे बता सकेंगे। और आने वाले वक्त में जो है इंशाल्लाह पानी का पूरा नहीं तो 90% तो जो है वो हल हो। कुछ है तो वो देखें, दुनिया का कोई भी मुल्क है, ये मसाइल तो रहते हैं, और जहाँ ओवर पॉपुलेटेड जो है वो कंट्रीज़ हों, तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में होप फॉर दी बेस्ट है। जिस हिसाब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट काम कर रही है, तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्तों में कराची वालों के लिए अभी भी खुशखबरियाँ हैं। आप देखें कि अमन व अमान बहाल हुआ है, लोग रातों को निकलते हैं, स्टेडियम्स जो हैं, पार्क्स बनाए गए हैं, स्टेडियम्स बनाए गए। अभी भी कुछ दिन पहले मेयर कराची ने रमज़ान ही में जो है वो बिन कासिम पार्क के सराउंड में एक ओपनिंग की है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, लोग सोशलाइज कर रहे हैं। काफ़ी जो है अब हर जैसे रबीउल अव्वल के अंदर मिलाद हुआ, हर एक डिस्ट्रिक्ट में लगता है, और टाउन्स के अंदर ख़ास तौर पे इस चीज़ को एम्फेसाइज़ किया गया है कि लोगों को इंगेज किया जाए, लोगों का जो है वो एतमाद बहाल किया जाए, और कराची जो रोशनियों का शहर है उसकी रोशनियाँ वापस बहाल की जाए। इंशाअल्लाह रोशनियाँ वापस बहाल ज़रूर होंगी इंशाअल्लाह। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि पानी के हवाले से तो बड़ी डिटेल में बात की। जब हम मुल्क से बाहर जाते हैं, दुबई जाते हैं, तो वहाँ पानी का इशू क्यों नहीं है? वो पानी कहाँ से लाते हैं? वहाँ तो बिल्कुल इस तरह की नहरें नहीं हैं। तो क्या हमारे पास इतना बड़ा समंदर मौजूद है, हम पानी यहाँ से कन्वर्ट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। दरअसल मेयर की बात हो रही है, तो वहाँ पर शायद मुर्तज़ा वहाब मेयर नहीं है, इसलिए शायद मसला थोड़ा सा वहाँ नहीं है। पानी का मसला देखें, रेड लाइन मंसूबा एक अरसे से चल रहा है, और कोई 3 से 4 बार वहाँ पर लाइन ख़राब हुई है और बहुत बुरा हाल हुआ है। ईस्ट जो कराची का जो ईस्ट ज़ोन है वो पूरा मुतासर हुआ है, और होता रहता है। अभी फिर दोबारा से लाइन जो है वहाँ की ख़राब हो गई थी। तो ये सारी चीज़ें साथ शामिल हैं। दूसरे ये कि समंदर काम करने 17 साल हो गए पीपल्स पार्टी की हुकूमत को माशाल्लाह, और 3 साल तकरीबन 2.5 से 3 साल मेयर बने हुए हो गए मुर्तज़ा वहाब को। तो मेरे ख़्याल से अब तक जो काम होना चाहिए था वो काम होने की बजाय मज़ीद बिगड़ता चला जा रहा है। और जिस तरह काम होना चाहिए था, जो हम समझते हैं कि कराची के अंदर K4 मंसूबा अब तक मुकम्मल नहीं हुआ है, तो फेडरल का, लेकिन ये 2010 में मुस्तफ़ा कमाल साहब जब थे मेयर, उस वक्त वो स्टार्ट हुआ था और अब तक ये मुकम्मल नहीं हुआ, जबकि सालों साल गुज़रते चले जा रहे हैं। जो उस वक्त उस पर लागत आ रही थी वो अब कहीं जाके 3 गुना 4 गुना बढ़ गई है। तो ये जब तक K4 मंसूबा मुकम्मल नहीं होगा, कराची में पानी नहीं आ सकता और बहुत मुश्किल होगी। मज़ीद आप देखें, जहाँ पर आपकी ये टैंकर
टैंकर आपको अवेलेबल हो जाते हैं, पानी मिल जाता है, टैंकर कॉल करके पैसे देके आप मंगा लेते हैं, तो घरों में पानी क्यों नहीं पहुंचता? ये सवालिया निशान है। जी पानी तो एक ये सवालिया निशान है। रमज़ान में तो और पानी की बहुत ज़्यादा बिल्कुल, ज़रूरत और है। मेरे देखिए, पास ज़ाहिर है जब आप अवामी नुमाइंदे होते हैं तो सबसे ज़्यादा मसला पानी, गैस और बिजली और का है, बिजली, बिजली ये का है। बुनियादी ज़रूरियात हैं और हर इंसान का ये बुनियादी हक़ है कि उसे ये ज़रूरियात उसकी पूरी की जाएँ। और सबसे पहले जो उंगली उठती है वो गवर्नमेंट की तरफ ही उठती है। बिल्कुल। तो जब हम ये बात करते हैं और पीपल्स पार्टी मेरे साथ मेरी बहुत ही मोअज़्ज़ज़ बैठी हुई है बहन, तो बात नाराज़गी की नहीं है। नहीं, ये जो तो, बात जो हमारा हकीकत शो है जो है वो दिलों को मिलाने बिल्कुल, का है। तो और हम यहाँ पर बड़ा जी, बहुत अच्छे माहौल में गुफ्तगू कर रहे हैं। तो जो हकीकत है उसको मानना और उसको तस्लीम करना भी ज़रूरी है। आवाम भी जानती है कि परेशानी कहाँ है, कैसे हल होगी, तो ये ज़रूरी है कि KF4 मंसूबा जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए और कराची में जो पानी की शॉर्टेज है उसे जल्द अज जल्द ख़त्म किया जाए। अच्छा, ये तो एक इशू है और बहुत संगीन इशू है, क्योंकि पानी तो आप हम शायद अफोर्ड कर लेते हैं, लेकिन वो तबका जो पानी अफोर्ड नहीं कर सकता, जो ख़रीद नहीं सकता, उसके लिए बड़े प्रॉब्लम्स हैं। जी। ये बात तो बिल्कुल आपकी सही। और इंशाअल्लाह ताला मेरी बहन जो है अनीना अंसारी साहिबा, ये अपने अपने फोरम पे आके ज़रूर बात करेंगी और आप भी कीजिएगा। लेकिन मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाह रहा हूँ। हेल्थ में तो बड़ा जो है काम किया है पीपल्स पार्टी ने, तो हम तारीफ़ भी उनकी करनी चाहिए ना, जिस शोबे में मजबूत होते जा रहे हैं माशाल्लाह। आप यकीन जाने, मैं कल भी यहाँ आसिफ भाई बैठे थे, आसिफ मूसा भाई, तो मैं उन्हें बता रहा था कि मैं इस्लामाबाद से ड्राइव करके आ रहा था, सखर में मैं जब पहुँचा तो मेरा हार्ट रेट जो है वो 240 पे आ गया और बच्चे मेरे साथ थे और सूरह रहमान गाड़ी में चल रही थी। तो मैं जैसे ही इतनी तबीयत ख़राब हुई तो मैंने वहाँ होटल वाले से पूछा कि मुझे ये बताएं कोई दिल का अस्पताल है यहाँ? उन्होंने कहा हाँ, दिल का अस्पताल NICVD हॉस्पिटल यहाँ मौजूद है। मैं हॉस्पिटल के अंदर गया, उन्होंने फ़ौरन एमरजेंसी में मुझे लिया, इंजेक्शन वगैरह लगाए, उसके बाद जो है मेरी तबीयत स्टेबल हुई। मैं शॉर्ट करके बिल्कुल आपको बता रहा हूँ। तो आदमी जब बेहतर होता है, खुश होता है, तो चाहता है कि किसी को जो उसकी हैसियत है नवाज सके। लेकिन मैं सिंध सरकार को इस बात में सलूट पेश करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ कि आप यकीन जाने ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कि पेशेंट के साथ मुखलिस हैं। मेरे पास एक वहाँ की बेकरी के, मशहूर लाहौर की बेकरी के बिस्किट थे, मैंने वो डब्बे उठाए, मैंने कहा आप मेहरबानी करके, पैसे तो नहीं ले रहे आप ये कबूल कर लें। कह रहे नहीं फराज भाई, नहीं शाह साहब, हम आपसे ये चीज़ भी नहीं लेंगे। मैंने कहा खुदा के वास्ते मैं खोल के दे देता हूँ, एक बिस्किट तो खा लें आप। तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने एक बिस्किट खाया। तो पीपल्स पार्टी का जो ये काम है, जो टनों खान के अंदर उन्होंने NICVD बनाया, दिल के अस्पताल बनाया, सखर में बनाया, गंबड़ में जो लीवर, और जिसमें दुनिया से देखें ना सिर्फ सिंध और सूबों से, पंजाब से, KPK से, बलूचिस्तान से आते हैं, अब तो आउट ऑफ पाकिस्तान भी आते हैं। एक ऑस्ट्रेलियन लेडी थी, उसका जो है वो ट्रांसप्लांट हुआ फ्री ऑफ कॉस्ट। वो कह रही थी कि मेरा मुल्क बहुत ज़्यादा जो है वो तरक्की याफ्ता है, बट जो मुझे यहाँ पे बड़े लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर अपॉइंटमेंट मिला, मेरा ट्रीटमेंट हुआ, मेरा ऑपरेशन हुआ, वो मेरे मुल्क में साल तो लगना ही लगना है। नाज़रीन, आपको पता है इस प्रोग्राम में एक मैसेज का सेगमेंट होता है जो हमारे लोग हमें मैसेज करते हैं। मेरे पास मोबाइल पे मैसेज आया है। हैदराबाद बोर्ड के कंट्रोलर हैं मसरूर अहमद ज़ई साहब, उनकी मिसिस का आज 40वां था, तो उन्होंने कहा लाइव आप दुआ करवाइएगा, अल्लाह ताला भाभी को जन्नतुल फिरदौस में रमज़ान के वसीले से, रमज़ान के सदक़े से, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से, उनके सदक़े से जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए। और मंजर अली साहब जिनकी तबीयत ख़राब है, अल्लाह ताला उनको भी जल्द सेहतियाब करे। गुलशन यासीन लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 9 से हमें देख रहे हैं। अब मैं मेरी बहन आपकी तरफ आऊँगा और मैं चाहता हूँ कि हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अलैहिस्सलाम के हवाले से कोई वाक़या बताएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हम उन पाक हस्तियों का ज़िक्र कर रहे हैं तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये मुकाम किस तरह से अता किया। आप मिंबर पे तशरीफ़ अफरोज़ हैं और मजमे से ख़िताब कर रहे हैं। वो एक बार जो हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हसन अलैहिस्सलाम की सूरत मुबारका की तरफ देखते हैं और फिर एक तरफ मजमे की तरफ देखते हैं और फिर देखते हैं और उसके बाद फिर मजमे की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि ये मेरा जो बेटा है ये सरदार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सरदार बनाया, इमाम बनाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे विरसे से जो इनको चीज़ मिलती है वो हैबत और सरदारी है। तो इतनी बड़ी
آپ مثال ان کی آپ لے لیں کہ جتنا ان کے اندر حلم ہے اور جتنی سخاوت ہے اور جتنی ان کے اندر مہربانی ہے اور رحم کرنے کی جو عادت ہے کہ جب ان کا وصال ہوتا ہے تو ان کے دشمن بھی روتے ہیں. تو ایسا اخلاق، ایسا کردار اور شبیہ مصطفیٰ اور کردار مصطفیٰ کو جس طرح سے انہوں نے اپنایا کہ آج رہتی دنیا تک میں کہتی ہوں ان کی کوئی ایک بات بھی اگر ہم پکڑ لیں تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے پاس الفاظ ختم ہو جائیں گے اور کردار ہمارا بولے گا کہ ہاں ہم کوئی چیز ہیں. ناظرین، ایک میسج آیا ہے میرے بہت پیارے دوست زبیر گھانگرا صاحب جو کہ حیدرآباد سے جن کا تعلق ہے. ان کے ایک دوست نے متام شنواری ریسٹورنٹ آٹوبان روڈ حیدرآباد پہ کھولا ہے اور حیدرآباد والوں کے لیے یہ خوش خبری ہے اور میں کہتا ہوں کہ سحری اور افطاری بہت مناسب پیکیج کے اندر وہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. تو یقیناً زبیر بھائی اور آپ کے دوست ہم ضرور جو ہے ان کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں. آپ بھی میری بہن جب حیدرآباد آئیں تو ضرور جو ہے وہ متام شنواری پہ ضرور آئیے گا اور آپ بھی ضرور حیدرآباد آئیں. تو ہمارے دوست ہیں ان کے ریسٹورنٹ میں بہت اچھا اور رمضان میں چکر لگ گیا تو بہت اچھا ہے. اس ڈیل سے بڑا فائدہ اٹھائیں گے آپ انشاءاللہ. اور ہمیں ایک خوبصورت گیسٹ نے جوائن کیا ہے جو کہ بلڈر ہیں اور بہت کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ فلاحی کام بھی کرتے ہیں. اشرف میمن صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اشرف میمن صاحب، آپ کیسے ہیں اور آپ کی جیب میں کتنے پیسے ہیں؟ یہ تو آپ بہت فیس کرتے ہوں گے لوگوں میں. دیکھیں، پیسے تو اللہ کی مہربانی ہے. بات یہ ہے کہ آپ کا جذبہ جو ہے نا پازیٹیو ہو تو اللہ تعالیٰ مہربانیاں کرتا ہے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی کہے کہ پیسہ نہیں ہے، شکر میں رہتا ہے تو برکتیں ہو جاتی ہیں. بے شک بے شک. تو بات یہی ہے کہ شکر میں رہو تو فضل ہی فضل ہے. فضل ہی فضل ہے. بے شک. رمضان کیسا گزار رہے ہیں یہ بتائیے. رمضان اللہ کا بڑا کرم اور اتنی نعمتیں، اتنی فضیلتیں کہ شکر جتنا ادا کرو کم ہے. یہ مہینہ تو سمجھو کہ مسلمان کے لیے انعام ہے اور یہ جس نے رمضان دیکھا اس نے جنت کما لی، جو اس کی عبادتوں کو، اس کی فضیلتوں کو پوری طرح سے فیض حاصل کر لے اس کا. تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے. اللہ نے رمضان کے مہینے میں یہ ہمیں سارے موقع دیے، روزے، عبادتیں، جتنا کچھ فضل لوٹ سکتے ہیں آدمی لے لے. اور اس کا سب سے بڑا کرم یہ ہے کہ آپ قرآن پڑھ لیتے ہیں. پورا سال کا جو آپ کا مغز ہے کہ آپ سال بھر تو شاید اتنا نہ عبادت کرتے ہوں، لیکن ایک ردم بن جاتا ہے رمضان کے مہینے میں. خیرات کے علاوہ، زکوٰۃ کے علاوہ دنیا جہاں کی فلاحی کام ہو جاتے ہیں. وہ سب ہدایت اوپر والا دیتا ہے انسان کو اور رہنمائی ملتی ہے. تو بے شک اس کا کرم ہے کہ رمضان ہمارے لیے باعث رحمت ہے اور جتنی چاہو اس کی فضیلتیں آپ لے لو. 70 نیکیاں تو ایک نیکی کا ہے ہی عمل اس کا. اس کے علاوہ ایک ماحول بن جاتا ہے، اصلاح کا پہلو بنتا ہے، بہت سی برائیوں سے آدمی بچ جاتا ہے. تو یہ بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں، یہ فضیلتیں. اور رمضان کے لیے لوگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ایک حدیث ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک حدیث ہے کہ رمضان جس نے اس کا فضل پا لیا اس نے جنت پا لی. تو یہ بڑی بات ہے کہ ہم اس کی بھرپور طریقے سے اس کی عبادت کو، اس کے معاملات کو اچھے سے سمجھیں تو اس پہ کرم ہی کرم ہے اللہ کا. اور یہ جس کو مل جائے تو کیا کہنا، ہدایت بڑی بات ہے. جی ہاں. اور ہدایت جو ہے نا وہ اللہ سے مانگنے سے ملتی ہے کہ اللہ ہمیں ہدایت دے تو ہدایت ملتی ہے. یہ یقیناً میرا اس پہ ایمان ہے. مانگ تو لوگ گر گڑا کر خدا سے ابھی مغفرت سستی ہے. بے شک ایسا ہی ہے. مانگ لو گر گڑا کر بے شک خدا سے ابھی مغفرت سستی ہے. کہتے ہیں رمضان میں رب کی رحمت برستی ہے. کہتے ہیں رمضان میں رب کی رحمت برستی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں دو فضل کے ٹائم ہیں. ایک آپ کا فجر کا ٹائم اور ایک آپ کا مغرب روزے سے پہلے کا ٹائم. اس وقت آپ یہ کہہ سکتے ہیں قبولیت کا جو ہے نا پیک ٹائم ہوتا ہے. پیک ٹائم ہوتا ہے. اللہ نے اس وقت ایسا رکھا ہے کہ مانگو، اپنی جو بھی بات ہے اللہ سے کہو تو اللہ ضرور پوری کرتے ہیں. بالکل پوری سچی اور لگن کے ساتھ. بات یہی ہے. بالکل صحیح فرمایا. اچھا فراز سہیل صاحبہ یہ بتائیے، آپ کو تھوڑا سا یہ میچ ویچ دیکھتی ہیں، کرکٹ دیکھتی ہیں؟ جس طرح سب پاکستانیوں کا دل ٹوٹا ہوا ہے اسی طرح ہم بھی بڑے افسوس میں ہی ہیں جو حالات ہماری کرکٹ ٹیم کے نظر آ رہے ہیں. آج آپ کو پتہ چلا؟ جی بہت بری طرح 91 پہ پاکستان پوری ٹیم آل اور 9 وکٹوں سے وہ جیت گئے. یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی کرکٹ کا ہمارے
पुरसान हाल नहीं है। हालांकि हमारे चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो उनके नीचे के लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है कि चीज़ों को मैनेज करना। देखें, एक शख्स चैंपियंस ट्रॉफी कराची के अंदर लेके आया है, क्या उसकी एज है रिटायरमेंट की? क्या मोहम्मद आमिर की एज है रिटायरमेंट की? उमर अकमल की एज है रिटायरमेंट की? मेरे ख्याल से सरफराज अहमद की आप बात कर रहे हैं। जी मैं सरफराज, तो वो जो उनको निकालने का, मैं नहीं समझती कि वो फ़ैसला सही था, वो कैप्टनशिप से हटाने का फ़ैसला सही नहीं था। और रखा जाता जिस तरह अभी भी लोगों को आजमाया गया है, बार बार एज अ कैप्टन भी आजमाया गया है, खिलाड़ियों के तौर पे भी उनको टीम में शामिल किया गया है, तो उनको भी आजमाना चाहिए। हैदराबाद से कॉल है, मैं ले लूं? यकीनन वो फिर धोखा मैं नहीं, आपकी तरफ आ रहा हूँ। बिल्कुल यकीनन वो धोखा नहीं देते। जी यकीनन सरफराज धोखा नहीं देते। बहुत खूबसूरत बात की आपने। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो जी अब आपकी आवाज़ आ रही है मुझे। जी, यकीनन डॉक्टर मिराज साहब बात कर रहे हैं हैदराबाद से। जी जनाब, कैसे हैं आप? जी डॉक्टर साहब थोड़ी सी जोर से बात कीजिएगा, आवाज़ कम आ रही है। जी अल्लाह का करम है, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, डॉक्टर मिराज निज़ामी हैं, ये हैदराबाद के मशहूर डायबिटोलॉजिस्ट हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ख़ास तौर पे गरीब मरीज़ों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और डायबिटिक फूड के हमारे पास हैदराबाद में चंद डॉक्टर्स में से सीनियर डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर साहब, हमारे पास पीपल्स पार्टी से अनीला अंसारी साहिबा मौजूद हैं और MQM पाकिस्तान से MP हैं फरा सुहेल साहिबा मौजूद हैं। आप इनसे कोई सवाल करना चाहेंगे? जी मैं बिल्कुल यही कहना चाहता हूँ कि माशाल्लाह से पीपल्स पार्टी तो मेरे ख्याल से आवाज़, डॉक्टर साहब आवाज़ थोड़ा सा मैं अपनी प्रोटेक्शन टीम से कहूँगा थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दें प्लीज़। हेलो जी डॉक्टर साहब अब आ रही है? आ रही आवाज़? जी मैंने इनकी गुफ्तगू सुनी है, दोनों मोहतरमा की, माशाल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू रखी है। हेलो जी बोलिए। मैं कह रहा हूँ दोनों, हेलो जी बोले, आपकी आवाज़ आ रही है डॉक्टर साहब? आ रही है जी। मैंने कहा कि मैंने अनीला साहिबा की और MP साहिबा दोनों की गुफ्तगू सुनी है, माशाल्लाह से बहुत अच्छी गुफ्तगू है, बड़ी हौसलामंद है। मसला सिर्फ ये कि हमारे यहाँ जो पॉलिसीज होती है उसकी कंटिन्यूटी का रहना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कभी किसी गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनाई है तो अगली गवर्नमेंट उसे कंटिन्यू नहीं कर पाती है। हेलो जी बोले, आपकी आवाज़ आ रही है? जी, उसे कंटिन्यू नहीं कर पाती है। तो इसी तरह से हमें चाहिए कि हम कोई भी पॉलिसी बनाए तो अपोजिशन और जो हुक्मरान तबका है वो दोनों मिलकर बैठे और उस पॉलिसी को कंटिन्यू करें, और जो अगली आने वाली गवर्नमेंट बने वो भी उसे कंटिन्यू ही करे तो माशाल्लाह बेहतर है। जिस तरह से हैदराबाद में 63 के अंदर जो है मोहतरमा जो है सनम तालपुर साहिबा है, बहुत मुखलिस खातून है पीपल्स पार्टी के हवाले से, तो उन्होंने बड़ी एक्टिविटी की है, गो के वो उस इलाके से जीत ना सकी, लेकिन आज भी उनका राब्ता बरकरार है और वो इलाके के लोगों के मसाइल पर बात भी करती हैं और काम भी कराती हैं। तो इस हवाले से जैसे आपने कहा कि स्पोर्ट्स ग्राउंड और रोड्स की जरूरत है, बिल्कुल इसी तरीके से हैदराबाद में चूंकि अभी तकरीबन 2 से 2.5 साल हो चुके हैं पीपल्स पार्टी की बल्दिया को आए हुए, तो मैं समझता हूँ जहाँ इन्होंने बहुत से काम कराए हैं, जहाँ जरूरत है कि इस हवाले से कुछ और भी काम कराया जाए, स्पेशली सैनिटेशन के हवाले से, पानी के पीने के हवाले से बेसिक स्ट्रक्चर है जो दुनिया में सब जगह मुकम्मल हो चुके हैं। हम 80 साल से अभी तक इन्हीं मौजूदात को ज़ेर बहस लेकर आ रहे हैं, तो ज़रूरत यह है कि हमें जी आपने सुना होगा यकीनन सवाल। डॉक्टर साहब ने एक सवाल के अंदर बहुत सारे सवाल कर लिए। असल में बेसिकली ये पूछना चाह रहे हैं कि जहाँ से इनका ताल्लुक़ है ये हैदराबाद कोहसार से हैं, और आप दोनों ही माशाल्लाह हमारे पास, हम तो कहते हैं सिंध सरकार पूरी की पूरी मौजूद है। जी तो अब मैं ये समझता हूँ कि जो आवाम के मसाइल हैं वो जाहिर सी बात है, सिंध में 2 ही बड़ी पार्टियाँ हैं, या तो पीपल्स पार्टी है या MQM है, तो हमें सबको मिल के इसका हल सोचना पड़ेगा। हर आदमी परेशान है माशाल्लाह। ये तो डॉक्टर हैं, ये इनका ताल्लुक़ हैदराबाद से है, कोसार से। अच्छा, वहाँ की जिम्मेदारियाँ जो है ना वो हमारे साबिर भाई के पास हैं, और पता नहीं सिंध सरकार जो है हमारे साबिर भाई को वो बजट दे रही है या नहीं दे रही, क्योंकि वहाँ भी बिल्कुल
काम नहीं हो रहा, इसमें आप कुछ रोशनी डालें इस बारे में। ADPs आती हैं जब बजट पेश होता है, और जो स्कीम्स हैं वो जो MPAs हैं वो अपने अपने इलाकों की, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की लेकर आते हैं, और इस दफ़ा बजट में उनके लिए कोई हिस्सा मुख्तस नहीं था, तो ये साल तो ऐसे ही गुजर गया। जो पुराने जो प्रोजेक्ट्स चल रहे थे सिंध गवर्नमेंट जो कर रही थी, और आप यकीन करें कि ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको कम से कम 13-14 साल हो गए, और हर बजट में फिर मुख्तस किया जाता है पैसा, और फिर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाता। तो ये सैनिटेशन का इन्होंने जिक्र किया, इस पे बड़ी आवाज़ उठाई है हैदराबाद के हमारे MPAs ने कि जो पानी की साफ़ पानी का जो है, जो पानी को साफ़ करने का जो प्लांट है वो वहाँ पर बहुत पुराना है, और इन्होंने सही कहा कि देखें जो बात 80 साल पहले होती थी वो 80 साल बाद भी शायद आज भी हम वहीं खड़े हैं। जी। तो मुझे तो लगता है कि ये मज़ीद, और बात की जो भाई थे फ़ोन पर डॉक्टर साहब ने जी कि एक हुकूमत के बाद जब दूसरी हुकूमत आती है तो उसको अपने प्रोजेक्ट्स जो उसने अच्छे काम शुरू किए हैं उनको कंटिन्यू करना चाहिए। तो वही बात आ जाती है कि जी हम तो 17 साल से एक ही हुकूमत के अंडर बैठे हैं, तो वो जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए थे वो अब तक मुकम्मल ही नहीं हो पा रहे हैं, और ये बड़ी हमारी अलमिया है ये हुकूमत का। तो ये जो है सवाल आप हुकूमती नुमाइंदों से करें कि भाई ये प्रोजेक्ट्स क्यों नहीं मुकम्मल होते, और ये बड़ा ज़रूरी है। आवाम के मसाइल जब भी हल होंगे जब सीरियसली गवर्नमेंट इसकी तरफ तवज्जो देगी। सरकार तो मौजूद है ना हमारे बराबर में, तो हम उन्हीं से सवाल कर लेते हैं। जी सिंध सरकार बताइए। देखिए, ये एक उन्होंने डॉक्टर साहब ने अच्छी बात कही कि पॉलिसीज़ जो हैं, गवर्नमेंट जब चेंज होती है तो कोई अगर प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं तो उसको वो कंटिन्यू करें, और ऐसा होना चाहिए। इसकी एक अहम मिसाल बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, जो फेडरल लेवल का प्रोग्राम है, पूरे पाकिस्तान का प्रोग्राम है, और पहला सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम है, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है, और इसमें अभी एक्सपेंशंस भी हुई हैं। इसको जब इमरान साहब की गवर्नमेंट आई, बेशक इसका नाम चेंज कर दिया गया बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बाद, उन्होंने उसको एहसास प्रोग्राम, बट उन्होंने उस प्रोग्राम को कंटिन्यू करा क्योंकि वो एक ऑथेंटिक प्रोग्राम था। उसमें औरतों को ना सिर्फ सिंध बल्कि पूरे पाकिस्तान की ख़वातीन को इक्वली जो है वो ट्रीट किया जाता है और उनको हेल्प की जाती है। एक खातून को अगर आपको 3 महीने बाद एक अच्छा अमाउंट मिल जाता है तो उसके लिए बड़ी एक ये खुशी की और बड़ी वो ख़ुद को एम्पावर जो है वो तस्वुर कर रही होती है। ये तो एक उस प्रोजेक्ट की कंटिन्यूटी का हो गया। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 17 साल से है, आगे भी 100 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही सिंध और पाकिस्तान की हुक्मरान जमात होगी, क्योंकि ये वो जमात है जो शहीदों की जमात है, जो आइडियोलॉजी बेस अप्रोच की जमात है। देखिए, 17 ईयर्स में सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही जो है वो हुक्मरान नहीं रही, उसके साथ जो है वो MQM भी शराकत में रही है, MQM के भी वज़रा रहे हैं। और कराची वो शहर है जिसने टेररिज्म बहुत ज़्यादा देखा, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से हो या तालिबानाइजेशन की तरफ से हो। तो अब कराची ने सांस लिया है, और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है अब वो फुल फ्लेज है। और आप ये देखें और इसको देखें, मीडिया भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है, अदर पार्टीज़ भी करती हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क की वो वाहिद जमात है जो तमाम पार्टियों को साथ लेके चलती है। और आवाम के लिए चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने जो अपने मंशूर में चुनो नई सोच के 10 पॉइंट थे, जिसमें सोलर था, यूथ की चीज़ें थी, आपका हेल्थ था, क्लाइमेट चेंज के ऊपर था, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दिन और रात उसके ऊपर काम कर रही है। और आने वाले वक्त में आप इसका एक रिज़ल्ट देखिए, ओवर अ नाइट कोई चेंज नहीं होता। मेयर पहली दफ़ा जो है वो जियाला बनाए, बेशक उनको 1 या 1.5 साल हुआ है, पर आप दूसरे मेयर्स के मुकाबले में उनकी परफॉर्मेंस देखेंगे। हालात देखिए, मसाइल भी हैं, वसाइल की भी कमी है, मसाइल ज़्यादा हैं, वसाइल कम है। जब एक मेयर या CM या जो भी गवर्नमेंट आती है उसको टाइम लगता है, ओवर अ नाइट होना जो है वो मुश्किल है, पर फिर भी बेहतरी है और बेहतरी की गुंजाइश है। और बेहतरी की गुंजाइश से मैं फातिमा आपकी तरफ आऊँगा। आप मजहबी स्कॉलर तो हैं, आपकी क्या राय है इस बारे में? मैंने जब बात स्टार्ट की थी तो उस वक्त मैंने यही कहा था कि जो मतलब ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये जो यानी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से आप देखें
تو یہ جو نظام چلتا تھا سارا، تو وہ سارا جو تھا وہ کوئی دین سے ہٹ کے کوئی چیز نہیں تھی. جب تک یہ لوگ آگے نہیں آئیں گے، فلاح و بہبود کے لیے کام نہیں کریں گے اور حکمت عملی نہیں اپنائیں گے. اگر کوئی کام کرتا ہے تو یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ جیسے ہم آج جن شخصیت کے بارے میں بات کر رہے ہیں ان کی آپ دیکھیں سخاوت کو اور ان کی حکمت عملی کو آپ دیکھیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، تو سردار کا لقب کیوں دیا تھا؟ کہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ دو جو بڑی گروہ تھے انہوں نے کہا تھا یہ دو بڑے گروہوں میں صلح کرائے گا. جب انہوں نے دیکھا کہ دو جماعتیں جو ہیں انتشار کا شکار ہو جائیں گی اور مسلمانوں میں خون بہے گا، تو انہوں نے اپنے خلافت کے منصب سے دستبرداری کی اور وہ سائیڈ ہو گئے. ٹھیک ہے، کچھ مطلب جو ٹرم اینڈ کنڈیشنز ہیں اس کو کر کے. تو میں سیاسی جماعت جتنی بھی ہیں، ظاہری بات ہے میری ایک مذہبی مطلب جماعت سے تعلق ہے، اور آپ یقین کریں کہ محبت مشن انٹرنیشنل جو ہے وہ ایک مذہبی جماعت تو ہے جس سے میرا تعلق ہے، لیکن میرے جو مرشد ہیں وہ فلاحی کام بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ اور دینی کام کی طرف بھی جو ہے توجہ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اشرف بھائی میں آپ کی طرف آؤں گا، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ جلدی سے، ہمارے پاس 30 سیکنڈ میں 2 باتیں کرنا چاہوں گا. ایک سنسیئرٹی اور ایک ہونیسٹی. کمٹمنٹ کے ساتھ یہ 2 چیزیں جب ہو جائے نا، جماعت کوئی بھی ہو، تو یہ ریزلٹس ملنا شروع ہو جاتے ہیں. ہمارے یہاں جتنے بھی پروجیکٹس ہوتے ہیں، یہ جیسے بہن نے کہا نا کہ 14 سال 10 سال 15 سال ایک ٹارگٹ ہوتا ہے 6 مہینے کا، وہ 6 مہینے میں کمپلیٹ ہونا چاہیے، انفورس ہونا چاہیے، جو کہ 4 سال 6 سال لے جاتا ہے. 10 کروڑ کا بجٹ ہوتا ہے، 1.5 ارب روپے تک پہنچ جاتا ہے تقریباً. آپ دیکھ لیں سارے. تو اس کو کون دیکھا؟ اگر رسپانسبلٹی جن کی ہے ان کو ان سے پوچھا جائے اور اس کو پراپر ان کو اس کی سزا بھی دی جائے اور ان کو اپریشیشن بھی دی جائے. لیکن کیونکہ یہ ہماری بیوروکریسی، پھر ہماری پولیٹیکل اپنی سیٹلمنٹ، یہ چیزیں کمپرومائزز جو ہیں وہ بہت ساری چیزوں کو بگاڑ لے آتی ہیں. یہ سیاسی طور پہ ہیں معاملات. جب انفورس ہوتی ہے نا، ول ہوتی ہے نا جن چیزوں میں، تو قدرتی طور پہ ان میں رزلٹ ملنا شروع ہو جاتے ہیں. بہت سے کام ان کی ول میں ہوتے ہیں تو یہ اس کے رزلٹ لے آتے ہیں. تو اسی طرح یہ جتنے بھی فلاحی کام ہیں یا جو آپ سے ریلیٹڈ ہیں، گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں، ان میں سنسیئرٹی اور ہونیسٹی یہ اگر سچائی سے ہو جائے تو میں نہیں کہتا کہ یہ آپ کا ملک کوریا، جاپان یا کسی اور ملک سے پیچھے جائے گا. دیکھیں بلینز روپیز کا آپ کا فنڈز ہے اور اسی طرح سے ضائع ہوتا ہے. آپ شہروں میں آپ میں ہر آدمی دیکھتا ہے. جی ہاں بالکل. اچھا پھر یہ کمپلائنس کیوں نہیں ہوتی؟ کمپلائنس اس لیے نہیں ہوتی کہ اہل لوگ نہیں ہیں. اہل لوگ نہیں ہیں. جب اہل لوگ نہیں ہیں تو وہ پھر معاملات جس طرح کے ہمارے یہاں ہوتے ہیں وہی کمپرومائزز ہیں، سیٹلمنٹ ہیں کہ چہرے دیکھ کے ہم لوگ پوسٹنگ ملتی ہے، چہرے دیکھ کے ہمیں معاملات کرتے ہیں. تو یہ جو انوائرمنٹ ہے نا اس میں ہمیں سب سے زیادہ کمٹمنٹ چاہیے، سب سے زیادہ کمٹمنٹ چاہیے. بہت خوبصورت بات کی میمن صاحب آپ نے. اصل میں انیلا سہیل صاحبہ اور انیلا انصاری صاحبہ، فرح سہیل صاحبہ، خواتین کے بیچ میں بیٹھ کے شو کرنا ذرا مشکل کام ہوتا ہے کیونکہ ہم ویمن امپاورمنٹ کی جو ہے وہ بیسٹ ایگزامپل ہے. ہم 52% آف پاکستان کی پاپولیشن ہے، میجورٹی میں ہے. میں آپ کو اپنی لیلا سے ملوانا چاہوں گا، میرے والد محترم جناب اظہر علی شاہین، جن کے نام سے ماتلی کے اندر مین روڈ پہ ہم نے مسجد بنوائی ہے. آئیے وہ پیکج دیکھتے ہیں. جی بہت شکریہ آپ کا انیلا انصاری صاحبہ. آپ کوئی 10 سیکنڈ میں کوئی میسج دینا چاہیں ہمارے شہر والوں کو؟ حیدرآباد کے لیے، اوور آل پاکستان، ہمارے شہر والے، پورا پاکستان. دیکھیں جس ملک کی عورت سماجی اور معاشی طور پہ مضبوط ہوتی ہے اس ملک کو آگے بڑھنے سے اور ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. کوئی نہیں روک سکتا. اب آپ جلدی سے دیں، ٹائم بہت شارٹ ہے. تعلیم بہت ضروری ہے اور میرا پیغام بھی یہی ہوگا سب پورے پاکستان کی، خاص طور پہ بچیوں کے لیے،
کہ تعلیم ضرور حاصل کریں، اور ان کی ماؤں کے لیے خاص طور پہ کہ سٹینڈ ضرور لیں. اگر ان کی لگتا ہے کہ ان کی بچیوں کو تعلیم سے لیے روکا جا رہا ہے، گھر والے روک رہے ہیں، تو ضرور ان کے لیے سٹینڈ لیں، کیونکہ ایک مضبوط ماں بہت 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 شکریہ سب کا، بہت شکریہ. پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد.